Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum learners. Today the topic of the video is Lord Oxford and Asquith by Desmond McCarthy from the book Modern English Prose by Guy Boas. But before that, please subscribe my channel for more informative videos. Now let's start. Lord Oxford and Asquith by Desmond McCarthy. Desmond McCarthy was a critic and a journalist, and he has given this account on Lord Asquith. This extract has been taken from McCarthy's book Life of Oxford and Asquith. ये इकोनॉमिकल और लूसिड अकाउंट है जो उन्होंने एस्क्विथ की पर्सनालिटी के ऊपर लिखा है और ये राइटर के पर्सपेक्टिव की तरफ से ये एक अकाउंट लिखा गया है. इसमें ऑथर ने एक इम्प्रेशन दिया है अबाउट द कैरेक्टर एंड पर्सनालिटी ऑफ एस्क्विथ और इसके अंदर एक इट इज़ अ रादर ड्राई अकाउंट विच इज़ नॉट फिल्ड विद इमोशंस बट जनरली उन्होंने एज अ थर्ड पर्सन उनके ऊपर ये एक अकाउंट लिखा है. So before starting the summary of the chapter, we will discuss the title, Lord Oxford and Asquith. What does it mean? Actually, it means Earl of Oxford and Asquith. अर्ल जो है टाइटल दिया जाता है उस इंसान को जो कि नोबल बाय बर्थ होता है और उस ये ब्रिटिश पीरियड में यूनाइटेड किंगडम की जो रॉयल्टी है उसके अंदर एक रैंक होता है. इसके अंदर अर्ल को एक टेरिटरी असाइन की जाती है जिसके ऊपर वो रूल करता है. सो इट एक्चुअली मीन्स अर्ल ऑफ ऑक्सफोर्ड एंड एस्क्विथ. एंड एस्क्विथ जो है वो उनका नेम है. हिज फुल नेम इज़ हर्बर्ट हेनरी एस्क्विथ. He was born in 1852 in Morley and educated at the City of London School at Oxford. ये अकाउंट हर्बर्ट हेनरी एस्क्विथ पे लिखा गया है जिन्होंने 1886 में पार्लियामेंट ज्वाइन की थी और वो प्राइम मिनिस्टर भी रहे थे और फर्स्ट लॉर्ड ऑफ द ट्रेजरी भी थे 1908 से 1916 तक. उनको जो ये टाइटल दिया गया था अर्ल ऑफ ऑक्सफोर्ड एंड एस्क्विथ का 1925 में उनको ये हासिल हुआ और इस तरह से ये जो है उनके ऊपर अकाउंट लिखा गया है by Desmond McCarthy. Now let's start the summary of the chapter. The chapter starts from the following scene. The extract begins by describing a scene in a dining room. Dining room का एक scene describe करते हैं author जिसके अंदर luncheon का time था जहाँ पे different discussions चल रही थी और एक साथ हो रही थी जिस तरह like a wild game of pool यानी कि pool की जो game होती है snooker type जिसे हम कहते हैं वो जिस तरह से चलती है या खेली जाती है जिसमें बगैर rules की तो उस तरह से discussions चल रही थी यानी कि there was a frenzy and noise everywhere during the luncheon in the dining room. फिर ऑथर बताते हैं कि व्हेन द डिस्कशंस वर गोइंग ऑन तो उसके अंदर ऑथर ने एक बात छेड़ी कि जब एक इंसान ऑटोबायोग्राफी लिखता है तो उसके दो मोटिव्स होते हैं ऑटोबायोग्राफी लिखने के. पहला मोटिव ये होता है कि वो अपनी लाइफ की जो इंसिडेंट्स हैं और या फिर जो ऐसी हालात उसके साथ पेश आए वो उनको बयान करना चाहता है, लोगों के साथ शेयर करना चाहता है. दूसरा मोटिव ये होता है कि या तो वो लोगों को गाइड करना चाहता है अपने हालात ज़िंदगी बताकर वो लोगों को गाइड करना चाहता है अपनी ऑटोबायोग्राफी के ज़रिए. जबकि तीसरा मोटिव ऑटोबायोग्राफी लिखने का ये होता है कि जो है इंसान ये साबित कराना चाहता है कि जिस तरह लोग उसे समझते थे वो उससे कई दर्जे बेहतर है. इसलिए ये इसका एक और मोटिव होता है ऑटोबायोग्राफी लिखने का जिस पे जो है लॉर्ड एस्क्विथ आ जाते हैं दरमियान में डिस्कशन के और वो ऑथर से कहते हैं कि एक्चुअली मेरा मोटिव यही है जो सबसे आखिरी वाला है कि मैं लोगों को ये साबित कराना चाहता हूँ दैट व्हाट पीपल सपोज मी टू बी आई एम एक्चुअली बेटर देन दैट. ये डिस्कशन चल रही थी. फिर आगे क्या बात होती है असल में ये आप जहन में रखें कि जो लॉर्ड एस्क्विथ अपनी बुक लिख रहे थे उसका नाम था मेमोरीज एंड रिफ्लेक्शंस. ये उनकी ऑटोबायोग्राफी थी जो उस वक्त ये लिख रहे थे तो इसलिए उन्होंने अपना मोटिव बयान किया कि वो क्यों लिख रहे हैं. फिर आगे डिस्कशन ये होती है कि यहाँ से स्टार्ट होता है राइटर का अकाउंट एस्क्विथ के कैरेक्टर पर. ऑथर डिस्क्रिप्शन ऑफ एस्क्विथ्स कैरेक्टर ये अब हम पढ़ेंगे. राइटर बताते हैं कि जितने भी क्रिटिक्स थे लॉर्ड एस्क्विथ के और जितने भी लोग जो उनके कमेंटेटर्स थे वो उनकी एक बहुत बड़ी गलतफहमी ये थी कि उन्होंने एक ऐसा जजमेंट पास की एस्क्विथ के कैरेक्टर के ऊपर दैट ही वाज नॉट अ मैन ऑफ एक्शन. यानी कि जो है ऐसा इंसान है वो जो कि कभी भी कोई सही तरीके से कुछ जज नहीं कर पाते हैं या फिर कोई एक्शन सही टाइम पे नहीं ले पाते हैं. जितने भी हिस्टोरियन और स्कॉलर्स हैं उन्होंने यही बात उनके बारे में लिखी है यानी कि वो एक्टिव लाइफ के लिए इतने फिट नहीं थे. ही वाज अ
काइंड ऑफ अ पर्सन विद अ लिटरेरी टेस्ट, जो लिखने पढ़ने के काम ज़्यादा कर सकते हैं बट एक्शन के काम इतने वो अच्छे से नहीं कर सकते जिसमें एक्टिविटी चाहिए होती है। लेकिन जो राइटर हैं मैकार्थी, वो कहते हैं कि ही फील्स क्वाइट डिफरेंटली ऑन दिस पॉइंट। वो क्योंकि वो बहुत फेमिलियर थे पर्सनली लॉर्ड एस्क्विथ के साथ, तो वो कहते हैं कि पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बताऊं तो ये गलत है, उनके ऊपर एक जजमेंट है, वो ऐसे नहीं थे, बल्कि ही वॉज एक्सट्रीमली कैपेबल पर्सन एंड डेफिनेटली अ मैन ऑफ एक्शन। और जब ज़रूरत होती थी कोई एक्शन लेने की और काम करने की प्रैक्टिकली, तो वो हमेशा उसके ऊपर पूरे उतरते थे। जब भी कुछ बड़े डिसीजंस लेने होते थे या कुछ बड़े हालात होते थे जिनके अंदर उनकी एक्शन लेने की ज़रूरत पड़ती थी, तो वो उस वक़्त लोगों की उम्मीदों पे पूरा उतरते थे और अपने पर्सनल इमोशंस को साइड पे रख देते थे। यानी कि जब भी वो एक सिचुएशन को जज करते थे तो वो पर्सनल इमोशन बीच में नहीं लाते थे, बल्कि एज अ थर्ड पर्सन ऑब्जेक्टिवली उस सिचुएशन को असेस करते थे। और इसी तरह से उनके अंदर जो एक प्लेननेस है, या ये कह लें कि जो बहुत ही पर्सनली वो किसी चीज़ पे इतना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं लाते थे, तो इसको लोगों ने गलत सोचा है, इसको एक नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू सोचा है। लेकिन मैकार्थी का ऐसा मानना नहीं है। वो कहते हैं कि मैन ऑफ एक्शन का यही तरीका होता है कि जब वो कोई डिसीजन ले रहे हैं या कोई एक्शन कर रहे हैं तो वो ऑब्जेक्टिव रहें और उसके अंदर प्लेननेस ही शो कराएं और इमोशंस को बीच में ना लाएं। इसकी एग्जांपल ये देते हैं मैकार्थी कि जो मैन ऑफ एक्शन होते हैं उनकी एक क्या खसूसियत होती है कि वो जितने भी इररेलेवेंट मैटर्स होते हैं उनको नेग्लेक्ट करते हैं और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं सिर्फ उन्हीं के ऊपर ध्यान देते हैं। इसी तरह से लॉर्ड ऑक्सफोर्ड में भी यही क्वालिटी थी, जिसकी एग्जांपल्स ढेर सारी हमें मिल जाती हैं, जिसके अंदर इन्होंने मैकार्थी ने 2 एग्जांपल्स पेश की हैं कि जब एक दफ़ा पार्लियामेंट में उनके साथ इनका डिस्कशन हो रही थी, तो उनके ऊपर किसी ने ये इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने जो है 1892 में फेदरस्टोन के वर्किंग मैन को मर्डर किया था। जबकि इसके अंदर जो राइटर कहते हैं कि लॉर्ड ऑक्सफोर्ड ने इस चार्ज को डिनाई करने की बजाय कि मैंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने इसका 1892 को करेक्ट किया कि नहीं, ऐसा तो 1893 में हुआ था। यानी कि थोड़ा सा ह्यूमरस एलिमेंट भी इसके अंदर ऐड किया है। उनकी पर्सनैलिटी में भी आप इसको कह सकते हैं ह्यूमरस एलिमेंट था कि उन्होंने इंस्टेड ऑफ डिनाइंग द चार्ज वो उसको करेक्ट कर रहे हैं अगले को कि एयर कौन सा था। ऑल्सो देयर इज अनदर एग्जाम्पल जिसके अंदर एक अमेरिकन उनसे मिला, तो उसने बहुत ही उनको जो चेयरफुली ये बताया और पॉम्पसली ये बताया कि मैं आपसे मिलके बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि मैंने आपसे प्रेसिडेंट विल्सन से आपके बारे में बहुत सुना है और आपकी वाइफ से आपके बारे में बहुत सुना है। तो इंस्टेड ऑफ ग्रीटिंग द पर्सन आगे से या उसको रिस्पॉन्स देने की बजाय उन्होंने ये कहा कि व्हाट डिड माई वाइफ से अबाउट मी, आप पहले मुझे ये बताएं। सो दीज आर द 2 इंसिडेंट्स जो कि राइटर ने बीच में इंक्लूड किए हैं कि हाउ हिज पर्सनैलिटी कुड बी जज्ड, कि वो किस तरह से रिस्पॉन्स देते थे या उनकी वे ऑफ डिस्कशन क्या होता था। सो नॉट अगला पॉइंट जो उनके क्रिटिक्स उन पर उठाते हैं या जो लोग उनके बारे में कहते हैं कि ही वॉज एन इनडिसाइसिव पर्सन, यानी कि जो है वो सही मौके पे सही फैसला नहीं ले पाते थे, इसको भी मैकार्थी हटाते हैं और कहते हैं एक्चुअली ही वॉज नॉट एन इनडिसाइसिव पर्सन, क्योंकि क्रिटिकल मोमेंट्स पे जब ज़रूरत होती थी तो वो नेसेसरी एक्शंस ले लेते थे। जैसे कि उन्होंने जनरल फ्रेंच को रिटायर होने से रोका क्योंकि इट वॉज नेसेसरी एट दैट टाइम, ऑल्सो बिकॉज ब्रिटेन नीडेड फ्रेंच हेल्प, ब्रिटेन नीडेड फ्रांस हेल्प ड्यूरिंग द वॉर टाइम्स, और उन्होंने उस टाइम उनको जो है ये डिसीजन लिया। उसके अलावा उनकी एक और भी एक बहुत ही अच्छी खासियत थी कि जब वो एक फ़ैसला लेते थे तो वो कुछ टाइम लगाते थे उस फैसले को लेने में। मैकार्थी कहते हैं कि वो जो टाइम वो लेते थे वो एक्चुअली राइट फैसला लेने के लिए लेते थे, ना कि इसलिए कि उनको आइडिया नहीं आ रहा या लेना नहीं आ रहा फैसला, ताकि उस डिसीजन के बेस्ट रिजल्ट सामने आए। इसको कहते हैं मैकार्थी कि इस डिले को जो आम लोग हैं ये समझते हैं कि शायद इन डिसीजन की इसके बंदे में एक फॉल्ट है, जबकि मैकार्थी कहते हैं कि ये इन डिसीजन नहीं था, बल्कि राइट टाइम पे राइट फैसला लेने को ही सही स्टेट्समैन करार दिया जाता है। फिर वो कहते हैं कि जाहिर बात है आम लोगों को स्टेट्समैनशिप कभी समझ नहीं आ सकती, जो लॉर्ड ऑक्सफोर्ड का स्टाइल था ख़ास तौर पर। तो राइटर ने जो अकाउंट लिखा है उसको पढ़ने के बाद हम ये देख सकते हैं कि वो लॉर्ड एस्क्विथ के ऊपर जो चार्जेस थे उनको किस तरह से वो टैकल कर रहे हैं और हटा रहे हैं, उनकी जस्टिफिकेशंस पेश कर रहे हैं। सो वी कैन से दैट राइटर इज़ एक्चुअली अ प्योर एस्कीथियन, यानी कि वो लॉर्ड एस्क्विथ के बहुत बड़े
साइड लेने वाले हैं और वो किसी भी तरीके से ये प्रूव करा रहे हैं कि जो उनके खिलाफ चार्जेस लगाए हैं दे आर कम्प्लीटली रॉन्ग, और उनको बहुत ही क्लेवरली वो डील कर रहे हैं, टैकल कर रहे हैं और उन्हें पॉजिटिव पॉइंट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। इसी तरह से एक और चार्ज जो एस्क्विथ के ऊपर था वो ये था कि वो जब एंजाइटी का टाइम आता है या मुश्किल हालात का वक्त आता है तो तब वो ही कुडंट कम अप टू द एक्सपेक्टेशंस ऑफ ऑर्डिनरी पीपल और अदर पीपल, यानी कि जब ज़रूरत होती थी तो तब वो कुछ कर नहीं पाते थे। ये भी चार्ज गलत साबित कराया है मैकार्थी ने। उन्होंने कहा है कि एक्चुअली वो दूसरे लोगों की तरह मुश्किल हालात में फ्रेंजी में नहीं आ जाते थे, घबरा नहीं जाते थे, बल्कि वो हर चीज़ को बैठ के आराम से सोचते थे, ओवरली थिंक करते थे, फिर कोई फैसला लेते थे। ज़ाहिर बात है उनका ऐसे काम होना ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एंजाइटी लोगों को बहुत अजीब लगता था कि ये तो शायद कोई एक्शन ही नहीं ले रहे, बट जब कैबिनेट डिस्कशंस का टाइम आता था तो ही वॉज ऑलवेज प्रिपेयर। इससे शो होता है कि ही वॉज नॉट इनकेपेबल, बल्कि वो टाइम ले रहे होते थे डिसीजन लेने को। ये एक मार्क ऑफ इंटेग्रिटी है कि एक और चीज़ जो डिस्क्राइब करते हैं राइटर उनके बारे में कि एस्क्विथ के अंदर ये मार्क ऑफ इंटेग्रिटी था कि वो जब उनको किसी चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं होता था तो वो अपने ओपिनियंस इस पर नहीं देते थे, और वो एडमिट भी करते थे इस बारे में, इसलिए वो कहते थे कि मैं इस पर कोई ओपिनियन नहीं देना चाहता। एक और एस्पेक्ट जो उनकी पर्सनैलिटी का था कि वो हमेशा अपनी पर्सनल कंसिड्रेशन को हर साइड पर रखते थे फॉर द सेक ऑफ नेशनल और पार्टी इंटरेस्ट, यानी कि कौम को वो ज़्यादा अहमियत देते थे। ये जो है इसकी वजह से राइटर कहते हैं कि कभी भी उन्होंने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि उन्होंने कभी भी पर्सनल चीज़ों को प्रेफरेंस नहीं दी। वो जो है अपने ओपिनियंस दे देते थे और लोगों पे छोड़ देते थे कि वो इससे क्या अखज़ करते हैं या उनके बारे में क्या सोचते हैं। और वो कभी भी टिपिकल पॉलिटिशियंस की तरह इमोशनल अपील जो है आवाम से नहीं करते थे अपने ओपिनियंस को मनवाने के लिए। फिर इसी तरह से अपनी बातचीत में भी वो ज़्यादातर फैक्ट्स पे करते थे, इमोशनल बीच में चीज़ें नहीं लाते थे, फैक्ट्स के ऊपर डिस्कशन करते थे। और उनकी एक और बात ये थी कि वो दूसरों के इंजीनियर्स और या अच्छे आइडियाज़ को बहुत इंजॉय करते थे और उनको भी वैल्यू देते थे। फिर जो है उनको कंपनी दूसरों की बहुत ज़्यादा पसंद थी, वो यानी कि सोशल पर्सन थे, उन्हें दूसरों के साथ रहना बहुत अच्छा लगता था, पर जब कंपनी उनके मुताबिक नहीं होती थी तो वो बिल्कुल खुश नहीं होते थे। ही यूज़ टू सफ़र जब उनके बिल्कुल ही टोटली डिफरेंट माइंडसेट का पर्सन उनसे मिलता था और उनके मुताबिक नहीं होता था, तो ही यूज़ टू सफ़र द कंपनी एक्चुअली। और एट दैट टाइम फिर वो मर्मरिंग स्टार्ट करना शुरू कर देते थे, अपने मुंह में बड़बड़ाना शुरू कर देते थे, और फिर ऐसे टाइम उनकी बिहेवियर हो जाता था कि विच कुड एनीवन कुड इजीली सी कि कितना वो उन्हें बुरी लग रही है, एंड ही वाज मच अनकंफर्टेबल इन दैट कंपनी। सो राइटर सेज दैट लॉर्ड ऑक्सफोर्ड वाज एन इमोशनल पर्सन और सेंटिमेंटल थे, और उनके बिहेवियर से भी ये नज़र आता था कि जब वो पर्सनल ह्यूमिलिएशन सह रहे होते थे तो उन्हें वो अपनी फीलिंग्स छुपाने की बहुत मुश्किल होती थी उनके लिए, और वो साइलेंस से छुपाते थे, यानी बिल्कुल खामोश हो जाते थे। और एक दफ़ा उनके साथ क्या हुआ कि उनकी इतनी ह्यूमिलेशन हो गई और इतने डिसअपॉइंटेड वो हो गए कि उससे वो इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए और इतने ज़्यादा टेंशन में चले गए और इतने डिस्टर्ब्ड और खामोश हो गए कि ऐसा लगा कि जैसे वो पैरालाइज्ड हो गए हैं, थोड़ी देर के लिए बिल्कुल फ्रीज हो गए हैं। सो दिस वाज हाउ हिज कैरेक्टर वाज। ही वाज मच इमोशनल पर्सन, बट ही डिडंट यूज दोज इमोशंस इन हिज discussions or opinions, and he was a very sentimental person and a sensitive person, you can say. So this was an entire account of Lord Oxford and Asquith on by the point of view of Desmond McCarthy. Hope you like my video. Please give it a thumbs up and share it and subscribe my channel.